गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के व्यावसायिक माहौल में ना एक बहुत ही आम बात देखने को मिल रही है। बिल्कुल। हर तरफ बस सूचनाओं का अंबार है। हाँ, मतलब हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो डेटा के विशाल समंदर में गोते लगा रही है। सर्वर फुल हो रहे हैं और क्लाउड स्टोरेज की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जस का तस खड़ा है। सही कहा। क्या इस सारे डेटा के शोर में से क्या काम की कोई स्पष्ट आवाज या कोई ठोस रणनीति निकल पा रही है? और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे इस गहरे विश्लेषण का मुख्य विषय है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसे व्यवसाय की दुनिया में आमतौर पर MIS कहा जाता है। हाँ, तो हम ये समझेंगे कि किसी भी संगठन पर इसका रणनीतिक प्रभाव क्या होता है। इसके लिए हमने द स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नामक एक बहुत ही शानदार शोध दस्तावेज के अहम हिस्सों का गहराई से अध्ययन किया है। और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। एकदम। हमें ये समझना है कि MIS महज कोई भारी भरकम IT या तकनीकी शब्द नहीं है। देखिए, ये असल में वो मजबूत और अदृश्य ढांचा है, वो मशीनरी है जो कच्चे और बेतरतीब डेटा को एक ऐसी सफल और धारदार रणनीति में बदल देती है जो किसी भी व्यवसाय की दिशा तय करती है। तो डेटा को केवल इकट्ठा करने के बजाय उसे समझना और सही समय पर उसका उपयोग करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं कहूंगी कि इस विषय पर बात करना वाकई बहुत रोमांचक है, क्योंकि जब हम बहुत सारे डेटा की बात करते हैं तो वो अपने आप में सिर्फ कुछ बिखरे हुए तथ्य होते हैं, संख्याएं और लॉग्स। हाँ, अगर मैं इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसे किसी के पास दुनिया भर की ईंटें, सीमेंट और लोहा तो हो, लेकिन कोई नक्शा ना हो। मतलब बिना नक्शे के वो सिर्फ एक मलबा है, कोई इमारत नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। MIS ठीक उसी नक्शे और आर्किटेक्ट का काम करता है। ये विभिन्न डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। लेकिन अगर हम इसके तकनीकी स्वरूप को थोड़ा किनारे रखकर इसके व्यवहारिक पहलू को देखें तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना? एकदम नहीं। ये डेटाबेस, एनालिटिक्स टूल्स, डैशबोर्ड्स और प्रिडिक्टिव मॉडल्स का एक पूरा नेटवर्क है। एक तरह से ये किसी भी व्यवसाय का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, हाँ। जैसे शरीर के हर हिस्से से जानकारी दिमाग तक पहुंचती है, वैसे ही कंपनी के हर विभाग से रियल टाइम जानकारी सीधे प्रबंधन के डैशबोर्ड तक पहुंचती है। ये नर्वस सिस्टम वाली तुलना सुनने में तो बहुत सटीक लगती है, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या ये इतना ही आसान है? आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, डेटा तो आज लगभग हर कंपनी के पास है। हर कोई एक्सेल शीट इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी कुछ ही कंपनियां वास्तव में डेटा ड्रिवन बन पाती हैं। ये एक बहुत ही जायज बिंदु है। दस्तावेजों में जो पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सामने आता है वो है निर्णय लेना, यानी डिसीजन मेकिंग। वहां बताया गया है कि कैसे MIS प्रबंधकों को सही समय पर सटीक जानकारी देता है। देखिए, फर्क सिर्फ डेटा होने और एक्शनेबल इंसाइट्स होने में है।
पारंपरिक तरीके में क्या होता था? महीने के अंत में रिपोर्ट बनती थी। हाँ, और मैनेजर उस रिपोर्ट को देखकर कहता था कि अरे, पिछले महीने तो हमारी सेल्स इस क्षेत्र में 20% गिर गई। जो कि एक रिएक्टिव अप्रोच है, मतलब नुकसान तो हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन आधुनिक MIS इस पूरी प्रक्रिया को प्रोएक्टिव बना देता है। एक मैनेजर अपने डैशबोर्ड पर लाइव देख सकता है कि किसी विशेष उत्पाद की मांग अचानक गिर रही है। और MIS तुरंत उस डेटा को मौसम की जानकारी या स्थानीय त्योहारों के साथ जोड़कर एक अलर्ट दे देता है। हाँ, और फिर मैनेजर तुरंत उसी दिन अपनी कीमत या मार्केटिंग रणनीति बदल सकता है। ये अंधेरे में तीर चलाने और GPS के साथ गाड़ी चलाने के बीच का फर्क है। ये बहुत ही दिलचस्प है। यानी ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि आगे क्या हो सकता है उसका रडार है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है कार्यकुशलता, एफिशिएंसी। हाँ, शोध में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि MIS के माध्यम से प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होती हैं, मैनुअल मेहनत कम होती है। अब जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ रोबोट से है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ऑटोमेशन का मतलब उन नीरस और दोहराव वाले कामों को खत्म करने से है जो इंसानी ऊर्जा को सोख लेते हैं। हाँ, जहां कर्मचारियों को घंटों तक अलग अलग एक्सेल शीट से डेटा को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। और जहां मैनुअल काम होगा वहां इंसानी गलतियों की गुंजाइश हमेशा रहेगी। एक शून्य की गलती और पूरी बैलेंस शीट गड़बड़ा जाती है। MIS इन नियमित कार्यों का पूरी तरह से ऑटोमेशन कर देता है। सिस्टम आपस में बात करते हैं, जिससे न सिर्फ गलतियां कम होती हैं बल्कि काम का दोहराव भी खत्म हो जाता है। कर्मचारी अब डेटा एंट्री ऑपरेटर बनकर नहीं रह जाते और वे उस ऊर्जा को रचनात्मक रणनीतियों में लगा सकते हैं। इस पूरी बात को और अधिक ठोस तरीके से समझने के लिए स्रोत सामग्री में भारत के ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। फ्लिपकार्ट का स्केल तो हम सभी जानते हैं। हाँ, हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस। और ऐसे स्तर पर जहां मार्जिन बहुत पतले होते हैं वहां अंदाजे पर काम नहीं हो सकता। वहां पूरा खेल ही MIS का है। सही कहा। अब मान लीजिए दिवाली की सेल आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि वे बस अंदाजा लगा लें कि स्मार्टफोन ज्यादा बिकेंगे तो गोदाम भर लो। नहीं, उनका MIS पिछले कई सालों के डेटा, ग्राहकों की हालिया सर्च हिस्ट्री और विशलिस्ट का गहराई से विश्लेषण करता है, ताकि इन्वेंट्री प्रबंधन पर बिल्कुल सटीक निर्णय लिए जा सके। वे पहले से जान जाते हैं कि किस शहर के किस गोदाम में कौन से फोन रखने हैं। और इसके साथ ही प्रक्रियाओं की गति अकल्पनीय हो जाती है। जैसे ही कोई ग्राहक बाय नाउ का बटन दबाता है, वो सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, वो क्लिक सीधे MIS में जाता है। हाँ, जो सबसे नजदीकी वेयरहाउस को सिग्नल भेजता है, इन्वेंट्री अपडेट करता है और कोरियर पार्टनर के सिस्टम में एक पिकअप रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है। और ये सब 1 सेकंड के 100वें हिस्से में होता है। इसी वजह से टर्न अराउंड समय इतना कम हो गया है। बिना एक मजबूत MIS के इतने बड़े पैमाने पर यह गति असंभव है। बिल्कुल असंभव है। यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गति और सटीकता का ये जो तालमेल है ना, यही असल में किसी भी कंपनी को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाता है। एकदम सही। शोध दस्तावेज भी इसी बात पर जोर देता है कि MIS से लैस संगठन व्यावसायिक माहौल में होने वाले अचानक बदलावों पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज का ग्राहक बहुत डिमांडिंग है, उसकी जरूरतें पल पल बदलती हैं। और अगर कोई कंपनी उन बदलती जरूरतों को अपने प्रतिद्वंदियों से पहले भांप ले तो आधी जंग तो वो वहीं जीत जाती है। और ये प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त केवल ग्राहकों को खुश रखने तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा संसाधनों के अनुकूलन यानी ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन से जुड़ा है। संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन सीमित संसाधनों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। और MIS इसमें गेम चेंजर है। ये प्रबंधन को एक एक्सरे विजन देता है जिससे वे देख पाते हैं कि कहाँ बर्बादी हो रही है। अगर हम इसे वापस फ्लिपकार्ट के उदाहरण से जोड़ें तो ये पूरी प्रक्रिया और भी साफ हो जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्लिपकार्ट की ऐप पर दौड़ने वाले जूते सर्च कर रहा है। वो कार्ट में डालता है लेकिन खरीदता नहीं है। अब यहाँ से MIS का असली जादू शुरू होता है। ये सिर्फ एक अधूरी खरीदारी नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती डेटा पॉइंट है। वो देखता है कि इस ग्राहक ने एक खास कीमत वाले जूते देखे हैं और सिस्टम ये तय करता है कि इस ग्राहक को वापस कैसे लाया जाए। कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति को इंटरनेट पर टारगेटेड विज्ञापन दिखने लगते हैं। शायद एक डिस्काउंट कूपन भी आ जाए। ये लक्षित प्रचार है, लेकिन बैकएंड पर क्या हो रहा होता है? वहां तो संसाधनों का और भी गहरा अनुकूलन चल रहा है। 100%।
मान लीजिए उस विज्ञापन को देखकर ग्राहक आखिरकार जूते खरीद लेता है। अब डिलीवरी की बारी आती है। तो MIS सिर्फ वेयरहाउस से सामान निकालने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो ये तय करता है कि वेयरहाउस के अंदर सामान किस शेल्फ पर रखा जाए ताकि कर्मचारी को कम से कम चलना पड़े। इसे वेयरहाउस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और फिर जब जूता डिलीवरी ट्रक में जाता है तो MIS एक रूट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम चलाता है। वो ट्रक ड्राइवर को एक ऐसा सटीक रास्ता बताता है जिसमें ट्रैफिक कम हो और सभी पैकेजेस एक क्रमिक लाइन में डिलीवर हो सकें। इससे ईंधन की भारी बचत होती है और समय बचता है। और जब हम पूरे देश में रोजाना चलने वाले हजारों ट्रकों की बात करते हैं तो ये बचत हर दिन करोड़ों रुपए का फायदा कराती है। यही वो जगह है जहां MIS सीधे तौर पर कंपनी के मुनाफे को बढ़ाता है। ये काम करने के तरीके को ही इतना स्मार्ट बना देता है। लेकिन जो बात मुझे इस पूरे शोध में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि MIS सिर्फ आज की समस्याओं को नहीं सुलझाता। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका असली रणनीतिक महत्व भविष्य के निर्माण में है। कोई भी बड़ी कंपनी सिर्फ अगले महीने की नहीं सोचती, वे अगले 5 या 10 साल की रणनीतिक योजना बनाते हैं। और इतने बड़े फैसले महज इंट्यूशन पे तो नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल नहीं। यहीं पर MIS दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के लिए एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करता है। ये ऐतिहासिक डेटा, बाजार के बदलते रुझान और आर्थिक संकेतों का विश्लेषण देता है, जिससे संगठन ये आकलन कर सकते हैं कि वे अपने लक्ष्य की तरफ सही गति से बढ़ रहे हैं या नहीं। नए बाजारों में प्रवेश करना हो या नए उत्पादों की लाइन शुरू करनी हो, ये सभी रणनीतिक कदम MIS के पूर्वानुमानों पर टिके होते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए फ्लिपकार्ट का एक और शानदार उदाहरण है। शुरुआती दौर में ई-कॉमर्स मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित था। हाँ, टियर 1 शहरों तक। लेकिन फिर फ्लिपकार्ट ने ग्रामीण बाजारों और छोटे शहरों में अपना विस्तार किया, फर्नीचर और ग्रोसरी जैसी नई श्रेणियों में कदम रखा। और स्रोत दस्तावेज स्पष्ट करता है कि ये कदम कोई रातों रात लिए गए विचार नहीं थे। ऐसे विस्तार के पीछे सालों का डेटा विश्लेषण होता है। फ्लिपकार्ट के MIS ने ये ट्रैक किया होगा कि छोटे शहरों से स्मार्टफोन का उपयोग किस तेजी से बढ़ रहा है। जब डेटा ने ये साबित कर दिया कि वहां एक अनछुआ बाजार मौजूद है, तभी प्रबंधन ने वहां लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बिछाने का रणनीतिक फैसला लिया होगा। और यही वजह है कि वे कदम उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों के बिल्कुल अनुरूप साबित हुए। MIS ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया। यही MIS की असली ताकत है। ये जानकारी को एक ऐसी दृष्टि में बदल देता है जो कंपनी को भविष्य देखने में मदद करती है। अब इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब हम सभी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो काम करता है इतना प्रासंगिक क्यों है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस शोध सामग्री से जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आती है वो ये है कि डेटा जमा करना अब कोई उपलब्धि नहीं है। डेटा तो सबके पास है, हाँ। असली चुनौती ये है कि उस डेटा के पहाड़ में से काम के हीरे कैसे तलाशे जाएं। डेटा को MIS जैसे ढांचे के माध्यम से कार्रवाई योग्य रणनीति में ढालना ही सफलता की कुंजी है। ये श्रोताओं के लिए सोचने का विषय है कि क्या वे अपने आसपास मौजूद सूचनाओं का सही उपयोग कर रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इस विचार प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। हमने ये तो समझ लिया कि MIS लागत कम करने और रणनीतिक योजना बनाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। आज से कुछ साल बाद बाजार की लगभग हर कंपनी एक ही तरह के उन्नत MIS का उपयोग करने लगेगी। सबके पास समान प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होंगे। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति होगी जब सबके पास समान डेटा और समान टूल्स होंगे। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यही है, जब उस भविष्य में सब कुछ बराबर हो जाएगा तब किसी भी संगठन की असली प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त आखिर कहां से आएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या वो बढ़त सिर्फ मशीनों द्वारा दिए गए डेटा से आएगी या फिर उस डेटा की व्याख्या करने वाली मानवीय रचनात्मकता और इंसानी अंतर्ज्ञान से? क्या तकनीक इंसान का विकल्प बनेगी या इंसान उस तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ नया रचेगा? जब मशीनें सब कुछ बता देंगी तब भी क्या वो मानवीय साहस ही असली विजेता तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को स्रोत सामग्री से आगे जाकर विचार करना चाहिए। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डेटा को समझते रहिए और सबसे जरूरी उसके पीछे छुपी कहानियों को पढ़ते रहिए।